अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट नबीला इरशाद, चेयरपर्सन हैं जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की, और टेलीफोन पर हमारे साथ होंगे नजीब उल गफूर, ये हैं डिजिटल मीडिया हेड जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ अपने स्टूडियो में। नबीला इरशाद से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मौजूदा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है, जिस तरह के उन पर कदगन है मजहबी आज़ादियों के हवाले से, सियासी आज़ादी के हवाले से, बुनियादी हकूक़ के हवाले से, तो मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप क्या देखती हैं सूरत हाल मौजूदा कश्मीर के नौजवानों की ख़ास तौर पर। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आज बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी जो शहीद 8वीं उनकी बरसी मनाई जा रही है, जब उनकी शहादत हुई तो उस वक्त हमने देखा कि कश्मीर का मसला ने बहुत जो है ना एक पूरी दुनिया में एक शोला बन के उभरा और उसने कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जिला बख्शी है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज जैसा कि आपको पता है कि बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद की 8वीं बरसी है, जिसे कि कश्मीरी जहाँ जहाँ पे भी कश्मीरी डायस्पोरा है और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान भर में या कहीं भी मौजूद है दुनिया में, तो वो इस दिन को आज उसकी 8वीं बरसी को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ मना रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पिछले 76 सालों से जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक जो है जारी रखे हुए हैं, उनका वाहिद जो है बुनियादी पैदाइशी हक़ जो है वो उनकी डिमांड है, जिसकी जो हिंदुस्तान है उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। और इस कब्ज़े को किसी तौर के ऊपर कश्मीरियों ने ना तो 76 ईयर्स पहले कबूल किया और ना ही आज कबूल कर रहे हैं। इस दौरानिए में लाखों लोग शहीद हो गए, हज़ारों ख़वातीन बेवा हो गई, हज़ारों बच्चे जो है वो उन्हें माजूर कर दिया गया, उन्हें उनकी बिनाई छीन ली गई, छोटे बच्चों को के साथ जुल्म किया गया, पैलेट गन्स चलाई गई, उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स चलाए गए और हर तरह का जो जुल्म है और बर्बरियत है हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर बर्पा किए रखी हुई है। लेकिन आज भी कश्मीर का नौजवान जो है अपनी जान का नजराना देने से गुरेज़ा नहीं है। वो अपनी जान, इज़्ज़त और माल जो है वो हर तरह की कुर्बानी जद्दोजहद आज़ादी के लिए और आज़ादी की तकमील के लिए वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो ये आज के दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के उन माँओं, बहनों, बेटियों और वहाँ के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो इस जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं बल्कि हम उनके साथ हैं। जी नजीब, मैं आपसे पूछूंगा कि बुरहान वानी जो एक तहरीक आज़ादी का दरगंदा सितारा है, जिसकी शहादत ने पूरी दुनिया में जो है ना एक दोबारा एक शऊर दिया, जो एक तहरीक आज़ादी कश्मीरियों की थोड़ा पसे पुच चली गई थी, लेकिन बुरहान वानी ने उसको फिर दोबारा जन्म दिया और बहुत तेज़ी के साथ फिर ये तहरीक आज़ादी बढ़ी है भारत से आज़ाद होने के लिए। बुरहान वानी और ऐसे जो दूसरे शोधा जो हैं आज़ादी के, इनके हवाले से पूरी दुनिया में जो है इनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आज आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी कश्मीरी कौम का वो अजीम हीरो है जिसने हिंदुस्तान की फोर्सेस के जुल्म और जबर को सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो दुनिया के सामने लाने के लिए कैंपेन स्टार्ट की और उसने अपनी यूथ को मोटिवेट किया कि वो हिंदुस्तान के जुल्म और जबर को और अपने पैदाशी और बुनियादी हक़ के खुद अरादियत को दुनिया के सामने लाने के लिए इस टूल को इस्तेमाल करें। मगर हिंदुस्तान जो है वो उसकी बदकिस्मती ये है कि उसने बुरहान वानी को एक आज ही के रोज़ 2016 में शहीद कर दिया और उसके जहन में ये था कि वो कश्मीरी कौम के इस अजीम हीरो को शहीद करने के बाद उसकी तरफ से जो कैंपेन लॉन्च की गई या जो तहरीक स्टार्ट की गई वो ख़त्म हो जाएगी। मगर हिंदुस्तान की ये खाम ख्याली साबित हुई और वो जो तहरीक बुरहान वानी ने स्टार्ट की थी वो उसकी शहादत के बाद कश्मीरी कौम के अंदर कन्वर्ट हो गई और मुंतकिल हो गई और हिंदुस्तान की फोर्सेस जो बुरहान के एक खौफ का शिकार थी उनके लिए और जो है वो एक निजामत का इस्तिखारा बन के कश्मीरी कौम का हर यूथ सामने आ गया। हिंदुस्तान जो है वो
कश्मीरी कौम के ऊपर एक तवील अरसे से जुल्म जबर और बर्बरियत करके उनकी आवाज़ को हथियारों के साथ दबाने की कोशिश कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कब्जे को तूल देने के लिए वहाँ पे इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ और खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और उसी आवाज़ को लेकर बुरहान वानी निकले थे, जिसको उन्होंने शहीद करके आज ये हर यूथ के अंदर इस तहरीर को मुंतकिल कर दिया था। आज हिंदुस्तान के जुल्म और जबर को पूरी कश्मीरी कौम वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई है और वो अपने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने ला रही है, और हिंदुस्तान का जो असली और हकीकी चेहरा था वो दुनिया के सामने आ रहा है। हिंदुस्तान हमेशा इस किस्म के इकदाम करके अपने आप को मुतमईन करता है कि वो शायद आज़ादी की तहरीक को दबा लेगा, मगर आज़ादी की जो तहरीकें होती हैं वो ना जुल्म से दबती हैं, ना जबर से दबती हैं, बल्कि ऐसे जो मौक़े होते हैं या ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो उनकी तहरीकों के अंदर और जोश और वलवला डालती हैं। जी शुक्रिया नबीला शाह साहबा। जैसे कि नजीब ने कहा कि ये और वरवरा डालते हैं, ऐसी जो शहादतें हैं, बुरहान वानी जैसे जो लोग हैं जो लीडर बन जाते हैं अपनी कुर्बानी से, अपनी जान के नजराने से। तो हम अगर सिर्फ बुरहान वानी को देखें तो मैं समझता हूँ कि ये बाकी जितने भी नौजवान हैं लाखों की तादाद में कश्मीर में, सब के सब अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है इस मकसद के लिए वक्फ कर रखी है। कई लोगों ने दहाइयों से आज़ादी का चेहरा नहीं देखा और वो नाजायज़ झूठे मुकदमात में जेलों में हैं, जो आपके लीडरान हैं वहाँ पे, और लाखों लोग ऐसे हैं जो बिला वजह इनके जुल्म सितम की वजह से कैदें काट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर नौजवान कश्मीर का बुरहान वानी है। आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि कश्मीर जो है वो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी जेल की एक हैसियत रखती है, और वहाँ पे मौजूद हर इंसान जो है वो एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन जैसा कि ये एक ट्रुथफुल फैक्ट है कि जैसे आप किसी जायज़ हक़ को दबाएंगे, जितना आप जुल्म के ज़रिए आप दबाने की कोशिश करेंगे, जबर के ज़रिए दबाने की कोशिश करेंगे, उसमें उसी तरीके से जो है जोश और वलवला नए जोश और वलवले के साथ, जोश और जज्बे के साथ जो है वो तहरीकें ज़ोर पकड़ती हैं, और बिलाखिर जो है इनका मंतकी जो अंजाम है वो आज़ादी होता है। और वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की मंजिल को पा लेंगे। नजीब, आपने अभी आपके इल्म में है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का एक मजहबी त्यौहार है अमरनाथ यात्रा, उस पे लाखों की तादाद में हिंदू जा रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों को ईदैन की नमाज़ पढ़ने नहीं देती, हम देखते हैं कि मजहबी इज्तिमात करने नहीं दिए जाते। गिलानी साहब की जो मौत हुई थी उस पे भी हमने देखा, क्योंकि विसाल पे भी जो है उन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दी। और दूसरी तरफ जो हिंदुओं के मजहबी त्यौहार हैं उसके लिए भारतीय हुकूमत उन्हें इजाज़त देती है। तो क्या ये उसकी दोगली पॉलिसी नहीं है ये हिंदुस्तानियों की और मोदी की हुकूमत की? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हिंदुस्तान तो इस किस्म के इकदाम करके अभी देखें ना, अमरनाथ यात्रा के नाम पर उसने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी गैर कानूनी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे डिप्लॉय की है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वहाँ के जो लोकल लोग हैं या वहाँ पे लोकल आबादी है उसके मामलात भी ख़राब हो रहे हैं, बल्कि वहाँ पर एक नई जो मौसमियाती तब्दीली है उसके ऊपर भी वो बड़ी तेज़ी से असरअंदाज हो रहे हैं। हिंदुस्तान का तो हमेशा से दोगला चेहरा रहा है, और वो उसी चेहरे को लेकर दुनिया के सामने एक तरफ तो वो एक जमहूरी मुल्क के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी एक मुल्क है, मगर दूसरी तरफ उसका जो गैर जमहूरी चेहरा है वो खाली मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के अंदर भी देखें कि वहाँ पर भी उसने हमेशा जो मुसलमानों के या दूसरे भी और भी सिखों के मज़ाहिब हैं या दूसरे जो भी हैं उनको दबाने के लिए अरबा इस्तेमाल किया। मकबूजा कश्मीर में तो उसका जो जुल्म और जबर है उसको दबाने के लिए तो उसने कोई कसर नहीं उठा छोड़ी। आपने देखा कि वहाँ पर मीरवाइज मौलवी जो उमर फारूक हैं उनको एक तवील अरसे से नज़रबंद किया हुआ है। उनको जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मरकजी ईदगाह मस्जिद जो वहाँ
के लोगों का एक मरकज़ थी, वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। और इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ जगह हैं जिस पे जो जहाँ पे रसूमात होती हैं, मजहबी रसूमात होते हैं, वहाँ पे ना सिर्फ पाबंदी लगाता है बल्कि वहाँ उसको दबाने के लिए और उन लोगों को जबर और जुल्म के ज़रिए वहाँ पे करता है। लेकिन अपनी जो उसके मजहबी रसूमात होती हैं, उसकी इंताब पसंदियाँ हैं, उनके ऊपर उसको कोई बिल्कुल पाबंदी नहीं लगाता। और ना सिर्फ वो उनको भरपूर तरीके से करता है बल्कि वो वहाँ पर जो इजाफी नफरियाँ इस किस्म की तैनात करके वो दूसरे जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी वो इस किस्म की जो है वो शिद्दत पसंदी का मसाइल पैदा करता है। तो मेरे ख्याल में अब दुनिया जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये जान चुकी है कि हिंदुस्तान दो चेहरों वाला है और उसका एक चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाने वाला है और दूसरा चेहरा जो है वो वहाँ पर अपने मुल्क में रहने वाले जो है, जो जिस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं, उनको जी आपने बिल्कुल ठीक कहा सारी कि फोर्सेस भी इस्तेमाल करता है, सारे हथियार भी इस्तेमाल करता है और सारी इंसानी हकूक़ की पामानियाँ भी करता है। नजीब आपने कहा कि इनके दो चेहरे हैं भारत के, और बिल्कुल ठीक कहा वीला। देखिए कि भारत के दो चेहरे आपको हर जगह हर मौके पर नज़र आएंगे, मजहबी आज़ादी के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से। ये आप जानती ही हैं कि भारत में जो कि एक सेकुलर मुल्क कहलाता है और बड़ा फ़ख्रिया तौर पर अपने आप को सबसे बड़ा जमहूरी और सेकुलर मुल्क कहता है, वहाँ हम देखते हैं ना सेकुलरिज्म है ना ही वहाँ पे ऐसी जमहूरियत है जो उर्फ़ुल-आम में एक मकबूल एक तशरीह है जमहूरियत की। आप ये देखिए कि वहाँ जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं जो जुल्म सितम को रिपोर्ट करती हैं, उनको वहाँ काम ही नहीं करने दिया जाता। देखिए बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि दुनिया में एक जो जमहूरी कल्चर है वो जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है वो उसे फ़रोग़ मिल रहा है, जबकि इस रीजन के अंदर और ख़ुसूसी तौर के ऊपर हिंदुस्तान जिस का सबसे बड़ा दावेदार है कि मैं सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद मुल्क हूँ या मैं सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री हूँ, लेकिन वही बात है कि उसके दो चेहरे नहीं बल्कि हिंदुस्तान एक बहरूपिया है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है और वो अपने मफादात के लिए दुनिया के सामने कोई और चेहरा रखता है और कश्मीरियों के लिए और हिंदुस्तान के अंदर जो जारी तहरीकें हैं उन माइनॉरिटीज़ के साथ जो है उसका कोई और जो है वो रिश्ता रवा रखता है। तो जहाँ तक वहाँ के लोगों की मजहबी आज़ादी है, वहाँ के लोगों की जो बुनियादी हुकूक़ हैं वो तो एक के हक़ खुदरादियत ही उन्हें नहीं दिया जा रहा, तो बाकी जो हुकूक़ हैं तो वो तो दूसरे दर्जे की बात है। उन हुकूक़ के ऊपर तो तभी बात की जाएगी कि जब आप आज़ादी उन्हें देंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर जब आज़ादी ही उन्हें नसीब नहीं तो ये सारे के सारे हुकूक़ उसके साथ जो है वो कम्प्रोमाइज़्ड हैं। और इससे पहले उन्होंने एक 370 आर्टिकल अपने अंदर एक खसूसी हैसियत के तौर के ऊपर दुनिया को दिखाने के लिए रखा हुआ था और वो भी मोदी ने अपने हिंदुत्व की नज़र करते हुए उसको भी वायलेट करके रोंद के बुरे तरीके से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे के दिया। लेकिन हालिया जो सो कॉल्ड वहाँ के हिंदुस्तान के जो इंतखाबात हुए उसमें भी लोगों ने वहाँ पे बीजेपी को या हिंदुत्व को नहीं आने दिया। तो ये चीज़ें सारी दुनिया के सामने हैं और दुनिया अब हिंदुस्तान की जो इस दोहरे चेहरे से कई बिल्कुल दुनिया जान चुकी है भारत का दोहरा चेहरा। आगाह हो चुकी नबीला है। इरशाद साहब आप प्रोग्राम का सिलसिला नाज़रीन अभी जारी है, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक, दोबारा पेश खिदमत है प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नजीब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो भारत की सूरत हाल है, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे वक्फे से पहले कि उसको अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहलाता है और जमहूरी मुल्क कहलाता है, लेकिन उसकी अब सियासी जमातें भी ऐसी हैं और बहुत सारी मकबूल सियासी जमातें भारत में जो अब बवांगे दौर कहने लगी हैं कि भारत में कोई जमहूरियत नहीं है, कोई इंसानी हकूक़ की आज़ादी नहीं है। अपोजिशन कहती है, मार्क्सिस्ट पार्टी कहती हैं और बहुत सारी मकबूल तरीन जमातें ऐसी बात कर रही हैं भारत में नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के जो कुछ उसकी पॉलिसी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि नरेंद्र मोदी की जो एक तरह की जो जंग है वो मईशत के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़ और बुरे हालात और तसव्वुरात के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उसकी जंग है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, दिल्लतों के ख़िलाफ़ है। मोदी की जंग जो है बाकी दूसरी अक़लीतों के ख़िलाफ़ है। तो इस हाल से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा अपने जो इलेक्शन के टाइम पे जो एजेंडा सेट करता है वो यही होता है कि जिसके नाम पे उसको वोट मिले।
वो एक हिंदू इंतहा पसंदाना जो हिंदुत्व का नजरिया है उसको प्रमोट करने के लिए उनके पास जाता है और लोगों को उससे वोट लेता है और दुनिया हिंदुस्तान जो नजरिया है उसको दुनिया के सामने प्रमोट करेगा और जो अकलियतें हैं और को खत्म करते हुए वो एक हिंदुत्व का नजरिया जो है वो इंटरनेशनल फोरम पे इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो इसी के नाम पे उसको वोट मिलता है, इसी नापसंदी के नाम पे उसको वोट मिलता है। बाकी आपने देखा कि हिंदुस्तान की जो इस किस्म के इकदाम हैं वो खाली हिंदुस्तान के लिए खतरे का बायस नहीं बन रहे हैं, बल्कि जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं और जितने भी नजदीकी ममालिक हैं उनके लिए भी ऐसा जो हिंदुस्तान का वजूद है जिसके अंदर इस किस्म का जहर पल रहा है और जहाँ पर किसी भी किस्म के जो दूसरी राय रखने वाले लोगों को किल करने का एजेंडा हो, वो ज्यादा देर तक किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरे नजदीक के ममालिक के लिए भी नुकसानदेह है। तो अब आपने खुद देखा कि इलेक्शंस के बाद जो उसकी पोजीशन हुई और इलेक्शन के टाइम पे उसने जो इस किस्म के इकदाम किए और जो उसकी हिंदुस्तान के अंदर बसने वाली पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट्स थी, उसके बाद तो ये है कि दुनिया को इस किस्म का जो हिंदुस्तान का चेहरा उसको पहचान लेना चाहिए। अब देखें वो इंटरनेशनल फोरम पे भी जाके दहशतगर्दी कर रहा है। कनाडा के अंदर आपने देखा, अमेरिका के अंदर भी उसके वो देख रहा है जहाँ पे भी उसका बस चलता है या जिधर भी उसका हाथ पड़ता है वो इस किस्म के इकदाम करता है और वो अपना जो नजरिया उसको प्रमोट करता है। तो मेरे ख्याल में अब आलमी बरादरी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नरेंद्र मोदी के इस हकीकी चेहरे को देखे और उसकी तरफ से जो एक इंतहा पसंदाना मैसेज देकर दुनिया को एक जंग की तरफ धकेला जा रहा है, दुनिया को एक तबाही की तरफ धकेला जा रहा है, उसकी तरफ उसका नोटिस लेना चाहिए और दुनिया को ये अब वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अब उसके जो चेहरे हैं या उसका जो बहरूप है उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वो इसके ऊपर अभी भी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बड़ी तबाही की तरफ जाएगा मसला। जी अभी नबीला आप ये देखें कि जैसे उन्होंने बात की है कि ये इसका नुक्ता नज़र यही है नरेंद्र मोदी का कि पाकिस्तान मुखालिफ जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें जब कैच करवाए और जब भी इलेक्शन होता है, तीसरा इलेक्शन जीता है पाकिस्तान मुखालिफ बयान देकर ही जीता है। अभी उसने कुछ बयान ऐसे भी दिए नरेंद्र मोदी ने कि उसने कहा है कि मकबूजा कश्मीर तो हमारा है ही है, हम आज़ाद कश्मीर भी लेकर रहेंगे। इस हाल से आप क्या कहती हैं? देखिए ये अगर इसको देखा जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि सब दुनिया जान चुकी है कि मोदी जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेके आया है और उसकी मैनिफेस्टो के अंदर था कि वो मकबूजा कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है जो हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक, हम तो उसे हिंदुस्तान के आइन को ही नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अपने ही उस वक्त के जो प्रो इंडियन लीडरान थे और जिसमें शेख अब्दुल्ला बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको अपने साथ रखने के लिए उन्होंने स्पेशल स्टेटस का एक दर्जा दिया था और उसको भी उनके एजेंडे में शामिल था। बीजेपी के और आरएसएस के मैनिफेस्टो के अंदर था कि जब वो पावर में आएंगे तो वो ये जो आर्टिकल 370 रिमूव करेंगे, तो वो उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा आर्टिकल 35 जो है वो रिमूव करेंगे, वो उन्होंने किया। और इसी तरीके से अब वो इस दफ़ा वो इलेक्शन के अंदर जो लेके आया है, जो नारा दे के आया है या जिस एजेंडे और स्लोगन के ऊपर वो जीता है, उसने यही कहा है कि मैं आज़ाद कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करूँगा और बल्कि आगे के लिए गिलगित के लिए भी उसने ये बात कही है, जिसे हमारे यहाँ बड़ा संजीदा तरीके से लेना चाहिए। और हम ये बिल्कुल इस फोरम से कहना चाहेंगे कि ये दुरुस्त बात अपनी जगह कि हिंदुस्तान की एक बड़ी मेजॉरिटी ने इस वक्त बीजेपी को रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है उसके एजेंडे को, उसकी आइडियालॉजी को, उसकी जो एक पॉलिसी है रीजन के अंदर बदअमनी की, फसाद की, दहशतगर्दी की और फाशिज़म की और नाज़िज़म की, तो इसको मोस्टली लोगों ने रिजेक्ट किया है। लेकिन फिर भी चूँकि वो अपने साथ एलाइज़ को मिला के जो एक बदअमन और फसादी और फाशिस्ट माइंडसेट का जो भी सो कॉल्ड जो रहनुमा होता है, वो रहनुमा तो नहीं होता, वो उसे आप एक गैंगस्टर कह सकते हैं, एक दहशतगर्द कह सकते हैं। उस गैंगस्टर का जो माइंडसेट है वो बाकी अपने एलाइज़, अपने हम ख्याल एलाइज़ को मिला के वो ये यहाँ पे एडवेंचर करने की जो है वो कोशिश ज़रूर करेगा। जी मैं अभी से ये सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था स्टूडियो में कि नरेंद्र मोदी आप क्लेम कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से वो कोई एक्शन लेगा, आप लोग इसके इस बयान को कितना संजीदा देख रहे हैं?
असल में ये हिंदुस्तान हमेशा जब भी कोई इलेक्शंस के वक्त या इलेक्शन का टाइम आता है तो वो इस किस्म की भड़के मार के उसके पास एक ही एजेंडा होता है जिसके ऊपर वो वोट लेता है, ठीक है। और अभी वो इलेक्शन के टाइम पे उसकी तरफ से या उसके जो मिनिस्टर्स थे या उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई थी, और इस स्टेटमेंट्स के बाद ये था कि उसको एक बड़ा जो उसका एक चाहने वाला ग्रुप था उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया। तो मेरे ख्याल में वो 10 लाख फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करके मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पे लोगों को अगर किसी भी पोजीशन में उनके जज्बा आज़ादी को कम नहीं कर सका, और वहाँ पे इतनी बड़ी फोर्सेस की मौजूदगी में जिस तरह मैडम ने बताया कि एक बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कन्वर्ट करने के बावजूद अगर वो कुछ नहीं कर सका, तो मेरे ख्याल में ये भी उसकी बिल्कुल खाम ख्याली है कि वो आज़ाद कश्मीर पर हमला करेगा और आज़ाद कश्मीर को ले लेगा। इसलिए कि ये उसके वक्ती मेरे नज़दीक ये है कि एक ऐसी उसकी होते हैं स्टंट्स होते हैं जिसकी बेस पे वो अपने आप अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है। तो आज़ाद कश्मीर तो दूर की बात है, इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर जो है वो भी उसके हाथ से निकलने वाला है, और वो निकल चुका है। जुल्म और जबर के बावजूद अगर नहीं दबा रहा है, वो उसको नहीं दबा सका उस आज़ादी की तहरीक को, तो वो आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। कश्मीरी जो है उन्होंने 19 जुलाई का महीना है, 19 जुलाई 1947 को गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में ये फैसला कर दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक बनता है, फितरी ताल्लुक बनता है। और मेरे ख्याल में कश्मीरी उसी के ऊपर गामज़न है। आज भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखें कि वो ईदैन की नमाजें जो है वो पाकिस्तान के साथ पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो इस किस्म के बयानों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, एक तो होती है खाली बयानबाजी, लेकिन हमें मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को बिल्कुल फरामोश नहीं करना चाहिए हमें, और हम कभी भी दुश्मन को हम कमज़ोर नहीं समझेंगे। और हमें हमारी यहाँ की जो भी फैसला साज होते हैं उन्हें उनके इन बयानात को संजीदगी से लेना चाहिए और उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये दुरुस्त बात है कि मोदी ने इस वक्त तक जो भी किया वो उल्टा उससे पड़ा और उसे नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो एक एजेंडा के तहत वो जो है वो बदअमनी, चूँकि उसका वो है ही फसादी आदमी, तो इसलिए वो इल्ज़ामात और इस किस्म की उसके जो बयानात हैं उसको तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारे हुक्मरानों ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों और आवाम ने भी बड़ी शदीद मज़म्मत की है। आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के ही हैं, और लेकिन मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान ही है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई आप कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई बात करना चाहें उनकी डेवलपमेंट के हवाले से, उसकी बेहतरी के हवाले से, तो आप कर सकते हैं इस फॉरम पे। आज़ाद कश्मीर के लोगों के चूँकि डेवलपमेंट के या इंटरनल आप कहेंगे कि डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, जिसको हल करना जो है हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त 3 वज़ीर-ए-आज़म 3 सालों के 3.5 सालों के अंदर 3 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो चुके, और तीनों वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ अपनी एक दूसरे के साथ जंग, हाँ, तरक्याती पॉलिसी पर तो कोई तरक्याती काम नहीं नज़र आ रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रही, कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं नज़र आ रही। लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग ऑन रोड्स हैं, और इसको फिर दुश्मन एक अपने एजेंडे के मुताबिक उछालता भी है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें बड़ा गौर व फिक्र करके हमें एक नई पॉलिसी तश्कील देनी होगी। नया आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ वफाकी हुकूमतें और वफाक की इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं एक नया इमरानी मायदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें उनके साथ कि वहाँ के लोगों के मसाइल को हल करने का क्या मेकनिज़म होगा। और ये हर 5 साल के लिए जो हमारा इलेक्शन होता है, उसके इलेक्शन होने के बाद 3-3, 4-4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील नहीं किए जाएंगे। अगर आप इस तरह की हिकमत अमली या इस तरह के मामलात को जारी रखेंगे तो ये दूरियाँ पैदा करेंगे और जो कि आगे के लिए मुनासिब नहीं होंगी। प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। मेरे साथ एडवोकेट नबीला इरशाद, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी, और नजीब उल गफूर, डिजिटल मीडिया हेड जम्मू कश्मीर डिवीज़न सेल मौजूद थे। आप देख रहे थे A1 टेलीविज़न से प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।